वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाई खास। तो आज चर्चाई खास होगी और टॉपिक रहेगा जो बोल्ड सिनेरियो बना हुआ है आप टचिंग जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं आप और पॉलिटिकल एंड दिस इकोनॉमिक जो अफेयर्स हैं, रिलेशंस हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तो मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी। तो इन्हीं को मैं कहूँगा कि जो मैंने मुद्दे वर्ल्ड सिनेरियो, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस और क्या इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है टचिंग जो जियो पॉलिटिक्स है, जो आपके जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक फैक्टर जो है इस वक्त जो ज़्यादा कंसंट्रेट, ज़्यादा कैपिटलिज्म की बात हो रही है, कैपिटल की इकोनॉमी की बात हो रही है, सैंक्शन की बात हो रही है और सारा ये रिलेटेड टैरिफ की बात हो रही है। और उसी के साथ जो अनरेस्ट है इस वक्त दुनिया में, जो कन्फ्लिक्ट हम आप कह सकते हो, वार ही कह सकते हो, रेगुलर वार चल रही है, मिलिट्री जो कन्फ्लिक्ट्स हैं डिफरेंट, जैसे जो करंट रशिया का है, जैसे इजराइल और जैसे ईरान का है, जो चीज फायर हो चुका है, और गाजा में जो इस वक्त फलस्तीन जो वहाँ पे हालात हैं, और एक रिसेंटली अभी जो वहाँ पे जो हुआ है, एक नया इजराइल ने सीरिया में अटैक किया है। इस सारे जो भी हैं, बाकी जो हम अफगानिस्तान के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, ब्रिक्स की बात करेंगे, नाटो की बात करेंगे, और जो और भी काफ़ी है। तो मैं डॉक्टर साहब कहूँगा, डॉक्टर साहब थोड़ा इनिशिएट करिए, क्या देखते हैं आप और इंडिया इससे कैसे। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जज साहब ने कहा कि 2000 हम 25 में पहुंच चुके हैं, मिड 2025 है, जुलाई का मंथ है। और थोड़ा मैं रिकैप्चुलेट करूंगा ये जो आज का डिस्कशन है, इसका प्रीव्यू क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। श्रोताओं, आपको पता होगा जब 2025 स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने तक उस वक्त ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर काफ़ी पुराना हो चुका था, चल रहा था। इजराइल हमास वार वो भी चल रहा था, गाजा का वार वो भी चल रहा था। लेकिन फरवरी के मंथ में जब पहलगाम मसाकर हुआ तो एक नई जंग स्टार्ट हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। छोटी जंग, 4 दिन की जंग रही, इंडो पाक वार। और उसके बाद ऑलरेडी एक नई जंग स्टार्ट हो गई 13 दिन की ईरान और इजराइल के बीच में। तो ये दिन, तब हम ये सोच रहे थे क्या दुनिया कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ रही है। लेकिन साल के मिड में आते आते स्थिति काफ़ी शांत हो चुकी है। अभी तो सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और हमास और इजराइल का वार भी बड़ा लो ग्रेड का चल रहा है। और अब हम जो जिस तरफ चल रहे हैं, वर्ल्ड जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चल रहा है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच। हर कंट्री अपनी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इंप्रूव करना चाहता है, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करना चाहता है। तो इस वक्त ये करंट वर्ल्ड सिनेरियो है। तो हम ये चर्चा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो अभी 2-3 दिन पुराना मुद्दा है कि यूएस एड टू यूक्रेन। श्रोता, आपको पता जो अमेरिका का जो बजट इस साल का डिफेंस का था, $832 बिलियन बजट था, जो उनका ब्रॉड बजट था। और जुलाई के शुरू में ट्रंप ने कहा कि हम लोग अब फर्दर यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे बजट में। लेकिन थोड़े दिनों में उन्होंने पासा पलटा और दोबारा अब नया उन्होंने एक बिल पास किया है अपने सीनेट में, जिसमें जो यूक्रेन को जो सब एड थी फाइनेंशियल और उनकी जो वेपन की एड थी, वो उन्होंने रोकने से बंद कर दिया, उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा है। वो ही नहीं, एडिशनल $500 मिलियन की नई एड अब यूक्रेन को देने की पेशकश हो चुकी है। और मेनली उसमें अमेरिका की पेट्रियट डिफेंस सपोर्ट सिस्टम है, जो कि पेट्रियट डिफेंस सपोर्ट सिस्टम और आर्टिलरी एम्युनिशंस हैं जो उन्होंने सप्लाई करने थे। और अब ये जो पेशकश है अमेरिका ने करनी है, और इसको अब नाटो को भी मोहर लग चुकी है। आपको पता श्रोताओं, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 32 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। 1949 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में ब्रसेल्स में है। और इनकी अभी मीटिंग में चर्चा हुई 32 कंट्रीज ने कि हम लोग
जो यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो अमेरिका की जो डिफेंस डील है जो बढ़ाया है उन्होंने उनको, और जो एड देनी है उनको पेट्रियट मिसाइल्स की, हम भी उसका सपोर्ट करते हैं। तो जज साहब, ये रहा यूएस एड टू यूक्रेन। अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा यान्त्रिक मैं इसमें ही ऐड कर देता हूँ। आप हो गया, देखिए अभी क्या हुआ है, रशिया ने कहा कि मैं पोलैंड पे अटैक कर दूंगा, क्यों वो भी एक नाटो का मेंबर है, तो यूक्रेन पे आगे ही इन्वॉल्व है। क्यों कहा? क्योंकि वो उसकी सप्लाई चेन जो उसकी ऑयल की है, दूसरी है, इंडिया को थ्रेट कर दिया, चाइना को कहा कि आप इसका, नाटो कह रहा है, यूएस कह रहा है ब्रिक्स क्या है, कुछ नहीं है। एक देखो क्या है, और कैस वर्ल्ड से, और टैरिफ की बात, और 100 टाइम्स लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, एक डरावनी सी बात। और यूएस को भी कह रहे हैं कि आप पे भी हम नाटो अटैक करेगा अगर कुछ, जिससे मतलब दोनों तरफ से मिलिट्री पावर भी शो कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिक आपने कहा सैंक्शन और टैरिफ की बात भी हो रही है। तो ये बात बिल्कुल है, बाहर क्या है, बाहर सिर्फ डोमिनेंस है। एक बात बता दूं, ये जो बात है यूक्रेन और रशिया की, तो रशिया चाहता है, देखता है कि अगर मैंने बाहर खत्म की, तो जब बाहर खत्म होने के बाद जो यूक्रेन है ये नाटो में शामिल हो जाएगा, और नाटो जब में शामिल हो जाएगा, तो अगर मैंने आगे कोई बार करनी हो तो फिर ये सारे, इसलिए उसने पोलैंड को इन्वॉल्व करके एक धमकी दे दी है। और मुझे लगता है जहां, और आप मुझे डॉक्टर साहब एक और बताइए, एक और जो आपने तो थोड़ा फैक्चुअल फैक्ट बता दिया, ये सीरिया में जो अटैक हुआ है दोबारा, ये सीरिया में जो इजराइल ने अटैक किया है, और अभी जंग सीजफायर है, लेकिन जो हमास के साथ टकराव है, अभी तो प्रिजनर भी एक्सचेंज करने जो इनके हैं, और भी गाजा में जो सिचुएशन बनी है, यूएन है वहां पे, और जो ह्यूमन आप देख सकते हो वहां पे कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहां पे लोग, तो एक दुरेजी लोग हैं जो, उसके बारे में डॉक्टर साहब आप बात करें कि हाँ, वो क्यों हमला किया, और कहते हैं कि दुरेजियों एक माइनॉरिटी है, जो नई हुकूमत है अहमद अल शरा वहां पे हैं, जो ये लोग हैं जी उनको दबा रहे हैं, तो इसलिए हमें जस्टिफाई है। थोड़ा सा प्लीज आगे। जैसा आपने बोला, जैसे कि ड्रूज की बात कर रहा हूँ कि ड्रूज जो है एक रिलीजन है, हाँ, जो आम लोगों को पता नहीं है इस रिलीजन के बारे में। और इजराइल का सीरिया पे हमले करने का ये भी एक उनका मेन कारण यही है कि ड्रूज एक रिलीजन है वर्ल्ड में जिसके 8 से 10 लाख लोग दुनिया में इस रिलीजन को फॉलो करते हैं। ओरिजिनली ये रिलीजन आज से तकरीबन 1000 साल पहले 1015 के आसपास ये रिलीजन स्टार्ट हुआ था। तो ये इस्लाम के शिया रिलीजन की एक ऑफशूट है। इस्माइली रिलीजन, इनकी हिस्ट्री वहीं से, बैकग्राउंड वहीं से है, लेकिन ये इस्लाम अपने आप को इस्लामिस्ट नहीं मानते क्योंकि ये डिफरेंट रिलीजन है, यूनिलैटरल रिलीजन है। और इस रिलीजन में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म सारों का मिक्स है। और ये पुनर्जन्म पे बात करते हैं। इस धर्म में कहा जाता है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं, हम बड़े जन्म लेते हैं, आ जाके हमारी आत्मा प्रभु में लीन हो जाती है। तो इसलिए ये जो धर्म है, इस धर्म के अनुयायी मैक्सिमम सीरिया में रहते हैं, और उतने ही, उससे थोड़े कम सेकंड हाईएस्ट इनकी आबादी लेबनान में है। लेबनान और गोलान सीरिया की गोलन हाइट्स में काफी रहते हैं, और लेबनान में और कुछ इजराइल में काफी है, आर्मी में है। इजराइल के जो ड्रूज के जो हैं वो बड़े वफादार हैं इजराइल की आर्मी में है। इजराइल का वो शान है। तो ये धर्म है, सीरिया में इन पे एज माइनर्स एट्रोसिटीज की जा रही थी। तो इस ड्रूज कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इजराइल ने सीरिया के साथ ये अटैक किया था। लेकिन मैंने सुना है, आज कल की ही न्यूज है कि थोड़ा सीज फायर के ऊपर बातें कर रहे हैं सीरिया और इजराइल इस पॉइंट के ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जो, क्योंकि ये ग्रुप जो है दुरेज आप कह सकते हैं, या इसको अगर दूसरे कहा दुरेजी, ये भी अगर ये ग्रुप भी वहां पे एक्टिव हो गया, क्योंकि वहां सिविल वार अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अल शरा जो है, जो सऊदीया के पीछे आपने देखा ना, क्राउन प्रिंस ने उनसे मुलाकात भी करवाई थी कि अपने यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप से, जब उनकी विजिट थी सऊदी अरेबिया में, तो बात भी करवाई जो इस वक्त है। लेकिन अभी भी फुल डोमिनेंस नहीं है वहां पे,
क्योंकि ये लोग मिनारिटी कहते हैं कि हमें वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी ह्यूमन राइट बात से हमारी किलिंग हो रही है, मर्डर, और इसलिए इजराइल जस्टिफाई कर रहा है कि अपनी मतलब अभी भी सिचुएशन जो सीरिया में है वो एक सिविल वार जैसी है, एक नया मिडिल ईस्ट जो आप कह सकते हो ये टोटली डिस्टर्ब्ड है। और आगे एक और दरअसल क्या आप देखते हो क्या दोबारा ईरान और इजराइल का सीज फायर टूटेगा और दोबारा रिवाइव होगी जंग, या क्या देखते हो? मैं पहले इधर हाँ जज साहब, आपने जो बात की, जैसे ड्रूज की बात की, उसको हम श्रोताओं बताओ अल मुहाविदिन भी कहते हैं, अल मुहाविदुन, ये उस रिलीजन का दूसरा नाम भी है। तो लेकिन जो आपने बात की, जो ईरान और इजराइल का जो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन क्या दोबारा हो सकता है, हाँ इसके बारे में ये बात करूंगा कि रही बात गाजा की, अब तक गाजा में 50,000 लोगों की डेथ हो चुकी है, ज्यादातर बच्चे हैं, औरतें हैं 50% से ज्यादा। लेकिन जो आपने बात की ईरान और इजराइल, तो जब से ये जो मिशन था जिसका नाम था राइजिंग लाइन मिशन था जो पिछले साल इजराइल का, इन्होंने जब अटैक किया था ईरान के ऊपर, तो उसके बाद लास्ट में अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ा था उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ी सी डिफरेंसेस आ गए हैं इजराइल और यूएस में। डिफरेंसेस क्या हैं? क्योंकि इजराइल ऑल आउट वार चाहता है, इजराइल की अभी भी नजर है उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, क्या वो दोबारा रिवाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करना, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उनको पूरी तरह निष्क्रिय करना। एक और मैं बात कहूंगा, आपने डॉक्टर साहब क्या अभी जो आपने एक आपका मैंने जो आइडिया लगाया जो बातचीत से है कि फॉर्मल हो सकता है रिवाइव ना हो जंग, लेकिन एक और बात हमने देखी है जो इंटरनल है, जो कराई कर रहा है, जो वहां के पॉलिटिशियन है, जो दूसरे जो हुकूमत है वहां पे गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि हमारे लोगों जो इनकी मुसाद है वो अनरेस्ट करेंगे, वहां पे इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, और इन्होंने अभी भी जंग जो है अंदर से ईरान में जारी रखी है। इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए। अभी इन्होंने जंग जारी रखी है और उसी की कंटिन्यूएशन में है। हाँ बिल्कुल उसी कंटिन्यूएशन में, लेकिन अब ये लोअर लेवल की इंटरनल वॉर चल रही है थ्रू मोसद। जो भी वहां पे इनके जो सोर्सेज हैं या जो भी वहां पे लोग हैं, मुझे लगता है क्या आप लगाते हैं तख्ता पलटने का? सर इसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा। हाँ प्लीज। 16 जुलाई की बात, 5 दिन पुरानी बात है। 16 जुलाई को ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की असैसिनेशन अटेम्प्ट बिड फेल हो गई। उसी बात को तो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे पेजेश्कियान, उनको मर्डर करने की कोशिश, असैसिनेशन करने की कोशिश की गई जो कि फेल हो गई। उसी से लगता है कि इजराइल की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं अभी भी ईरान के साथ उनका युद्ध चल रहा है अनऑफिशियली, और इसी के चलते आपको पता है जैसे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का आसिफ मुनीर का वो जो फेमस लंच मशहूर हुआ था, अभी दोबारा नेतन्याहू का और ट्रंप का भी लंच हुआ है। एक लंच पे बुलाया नेतन्याहू, और इसी पे चर्चा हुई थी कि वो मना रहे हैं इजराइल को कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओ ईरान के प्रति, लेकिन वहां पर एक बात पे दोनों सहमत है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो इनके न्यूक्लियर को तबाह करना, वो अमेरिका। डॉक्टर साहब जो आपने जो बात कर रहे हो ना, लीव इट नाउ, मैं जो ये बात कर रहा हूं कि ये सिविल अनरेस्ट बुला के क्या वहां पे जो नई गवर्नमेंट, एक पपेट गवर्नमेंट जो खमनेई जिसमें ना हो, जिसमें ये जो रेडिकल फंडामेंटल अप्रोच या रिलीजियस डोमिनेंस ना हो, उसकी लिबरलाइजेशन, क्या गवर्नमेंट लाने का कोई इरादा है और उसमें कामयाब होंगे? और उसकी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। उसी पे आ रहा था कि सिविल अनरेस्ट, तख्ता पलट का इजराइल का 100% ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अभी उसके ऊपर 100% पूरी तरह अमेरिका ने विचार नहीं किया है। अगर अमेरिका जिस दिन विचार कर लेगा तो हो जाएगा। उनकी लीडरशिप, जैसे आपका मर्डर्स अटैक हुआ, जो अटेम्प्ट हुई, खमनेई भी अपने बड़ी वो उसमें रहता है आइसोलेशन में, उनको भी पब्लिक में बड़ा काम, और दूसरे भी लोग जो इनके हैं, क्योंकि मोसाद कहीं भी पहुंच सकता है, ये उसकी हिस्ट्री रही है और एक उसका बुरा, जैसे आपने देखा भी होगा पहले भी है। अच्छी, अभी इसको हम छोड़ेंगे थोड़ा सा एक बात कंटिन्यू करो, क्योंकि ईरान को भी पता है ये इजराइल कर रहा है। तो ईरान ने सर क्या किया, उनकी जितनी डिफेंस सिस्टम उनके खराब हो चुके थे उन्हें सारे रिप्लेस कर दिए। वो पूरी तरह जंग के लिए दोबारा तैयार हो चुका है। उसने सारा अपना जो उनका असला खराब हुआ था
वो वेपन खरीद करके रिप्लेस कर दिया है। और इजराइल ने भी, ईरान ने भी क्या किया है, नेगोशिएशंस, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस फ्रांस और जर्मनी के साथ शुरू कर दी। व्हाट अबाउट दिस रशिया? रशिया के साथ उनको साथ इनडायरेक्ट है, रशिया के साथ तो उनका है ही है पुराना रिश्ता, लेकिन उन्होंने अब यूएस जो है नाटो कंट्रीज के साथ थोड़ा सा अपनी न्यूक्लियर, अमेरिका के साथ नहीं, उनके साथ अपनी नेगोशिएशन स्टार्ट की है कि हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं अपनी न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस के लिए। नहीं, ठीक है, आप कहते हो कि फॉर डेवलपमेंट, मतलब नॉट यूज इट, जो इसका जो यूज है न्यूक्लियर यूरेनियम का, या आप कह सकते हो शार्ट में, उसका यूज जब मिलिट्री पर्पज के लिए नहीं है, एटम बम जहाँ ये न्यूक्लियर बम के लिए नहीं है, तो वो इंस्पेक्शन के लिए थे। तो वो भी उस वक्त भी यही कहता था यूएस, जहाँ जो हमारी इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी उस वक्त भी कहती थी कि आप इंस्पेक्शन करवा लो। लेकिन उस वक्त अगर ये वाली बात डेवलपमेंट होगी तो इसका मतलब है कि ईरान अपना जो इरादा है न्यूक्लियर बम बनाने का वो छोड़ रहा है। लेकिन आप एक तरफ न्यूज ये है कि रशिया जो भी उसका मिशन है उसमें सपोर्ट कर रहा है। ये भी एक न्यूज है जो सर रशिया तो कर रहा है ईरान को सपोर्ट। तो मैं ऐसा वापस अब रशिया यूक्रेन वार की तरफ जाते हैं कि रशिया जो यूक्रेन वार है, श्रोता आपको पता है आज 1242 दिन हो गए इस वार को, 1242 दिन हो गए हैं। आज बैक टू स्क्वायर वन। जो ऑब्जेक्टिव था रशिया का कि हम यूक्रेन का पूरा सिस्टम तबाह करेंगे, वो नहीं होगा। वो नहीं, इसलिए नहीं हो पा रहा कि इस 1242 दिन में उसको कांस्टेंट फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट पूरे यूरोप के मिल रही है। और अभी ये जो नई 500 मिलियन और इसको पेट्रियट मिसाइल की, इसका मतलब है कि ये वार खत्म होने के कगार पर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी ट्रंप ने एक थ्रेट दी थी कि स्ट्रिक्ट सैंक्शंस के बाद रशिया के पुतिन ने इच्छा जाहिर की है कि मैं पीस के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं पहले अपना शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहता हूं, उसके बाद मैं पीस के लिए तैयार हूं। और यूक्रेन की ज़ेलेंस्की जो है उनके प्रेसिडेंट, वो भी कहते हैं मैं भी पीस के लिए तैयार हूं, लेकिन वॉर चलती रहेगी। तो वार के दौरान मुझे ये बताइए कि ये वार दो मसले हैं, दो मामला है। मैं जो पहले मैंने रिपीट कर रहा हूं भैया अपनी जी कि ये रशिया समझता है कि इसको अगर नाटो की मेंबरशिप मिल गई तो ये फिर तो समझो एक थर्ड वार की तरफ जा रहे हैं, जैसे नाटो ने थ्रेट भी दिया और इन्होंने कहा पोलैंड पे अटैक भी किया। ये एक बात है। तो रशिया ये डरा हुआ है कि अगर ये नाटो में शामिल हो गया तो फिर ये कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि वो यूएसएसआर नहीं है 1991 का पहले, अब ये रशिया है। एक ये बात, और ये यूक्रेन चाहता है कि हो सकता है नाटो मुझे, ये यूरोपियन कंट्री जो नाटो है, यूएस है, हो सकता है मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो, मैं अकेला पड़ जाऊं। ये मुझे लगता है कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्योंकि ये वार क्यों नहीं खत्म होने पे आ रही है, उसकी लेटेस्ट एग्जांपल बताऊंगा। अमेरिका ने एक मेगा डील की है यूक्रेन के साथ। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मेगा डील है कि ये है कि इस वक्त यूक्रेन का कंट्री जो है पूरा ड्रोन से भर चुका है। इतने ड्रोन इकट्ठे हो गए उनके पास। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि आपके पास एक्सेस में ड्रोन हो गए हैं, जो आपके सक्सेसफुल ड्रोन्स रहे हैं रशिया के साथ वो हमें बेच दो, उसके बदले में हम आपको हथियार दे देते हैं। अच्छा, तो अमेरिका जो है वो वाले ड्रोन जो अच्छे साबित हुए। एक और बताओ, जो इनका रेयर मिनरल्स जो थी वहां पे जो मिनरल्स हैं, उसका भी एक यूएस ने यूक्रेन के साथ, उसका वो भी इंटरेस्ट है कि मैं इनकी जो एक्सप्लॉइट करूं, वहां एक्सप्लोर करूं, जो वहां के ये लिथियम वगैरह हैं, जो बड़े वो रेयर मिनरल्स वहां पे हैं। सर मुझे लगता है जो आप मिनरल्स की जब बात करें, मुझे लगता है चर्चा हम चाइना पे शिफ्ट कर देते हैं, तो वहां पे ये चर्चा इंटरलिंक्ड हो जाएगी। ठीक है, प्लीज। कि चाइना का अब क्या रोल रहा है। कुछ चाइना नहीं चाहता कि रशिया इस युद्ध में हारे और रशिया अपना शॉर्ट टर्म अपना ऑब्जेक्टिव ना पूरे, क्योंकि चाइना को यह अप्रीहेंशन है अगर रशिया ने अपना शॉर्ट टर्म गोल नहीं पूरा किया और फिर क्या होगा, अमेरिका की जो पहुंच है चाइना तक, डोमिनेंस जो एशिया तक पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, न्यूट्रल है यूक्रेन के बारे में, लेकिन फुल फ्लैश सपोर्ट है उसकी रशिया को, चाइना की। और वो चाहता है कि चाइना अपने गोल में ऑब्जेक्टिव हो ताकि अमेरिका जो है एशिया तक अपनी पहुंच ना बढ़ा पाए। मैं इसमें थोड़ा ऐड कर लेता हूं, जो आपने बिल्कुल आई अंडरस्टूड यू। आप कहते हो कि नाटो सक्सेसफुल नहीं हुआ,
और यूएस सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि अगर ये हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमारा जो यूनिपोलर टू पोलर वर्ल्ड था, रशिया और जो रशिया मैं नहीं कहूँगा, यूएसएसआर था उस वक्त, यूएसएसआर और अमेरिका बेस्ड यूएस था, दोनों जो वैसे अलाइज थे, कुछ उसके कुछ कुछ थे। उसके बाद 1991 के बाद तो अभी एक देखते हो अपेरेंटली जो डोमिनेंस है डॉलर की है, यूएस की है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, मिलिट्री उसमें है। लेकिन जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात है, तब भी ये ब्रिक्स को जो आपने कहा कि चाइना नहीं चाहता कि यूएस मतलब वर्ल्ड यूनिपोलर हो और डोमिनेंस हो और रशिया भी पैरेलल ग्रो करे, तब भी ईरान को भी जो चाइना सपोर्ट करता है। तीन जो ये है, और इंडिया भी बीच में कभी बैलेंस करता है इनके साथ। इंडिया की बहुत जबरदस्त पॉलिसी है, वो इनको बैलेंस करता है, वो ब्रिक्स में भी है और क्वाड में भी है। तो ये सारी बातें हैं। और नाटो की जो धमकी है ना रिसेंट कि हम सैंक्शन लगाएंगे इंडिया को कि वो चाइना पे वो वहां से तेल ना खरीदे, दरअसल उसके बारे में थोड़ी बात करें रशिया से। जैसे आपने बताया कि अब ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ ब्राजील में, रियो डी जेनेरो में, रियो जेनेरो की रेजोल्यूशन क्या थी? क्या रेजोल्यूशन थी? उनकी रेजोल्यूशन थी कि हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, मोर स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आइडिया यही है कि इंडिया का इंटरेस्ट है कि हम लोग एक परमानेंट मेंबर बन जाएं। आपको तो ब्रिक्स के 5 ही मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। और अब नए 6 नए मेंबर जुड़ गए हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नहीं, एक मैं रोकूं, सऊदी अरेबिया अभी तक मेंबर नहीं बना, ये सब बन गया, फुल फ्लेज मेंबर बन गया। कब का हुआ? अभी बन गया। न्यूज में था, एक क्वेश्चन भी था, और जो आईएएस बच्चों के पूछते हैं ना क्वेश्चन, वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन गया है, इथियोपिया तो है, इथियोपिया बन गया है। तो ऐसी और कंट्रीज बन गई हैं, 6 कंट्रीज और आ गई हैं। तो अब ये 11 कंट्रीज का ब्रिक्स सम्मेलन बन गया है। और इसमें सबसे मैंने आपको बताया जैसे कि यूएन सिक्योरिटी को, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अपना अधिकार जमाना, ब्रिक्स का न्यूज। अच्छा, दूसरा आपस में ट्रेड करना अपनी करेंसी में, डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। आइडिया इज डी डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और आपस में ट्रेड रुपीज में भी हो रहा है, इंडिया का, चाइना का युआन में हो रहा है, अमेरिका का रूबल में हो रहा है। सो ट्रेड विल बी इन द लोकल करेंसी। तो ये अमेरिका को पसंद नहीं आया। तो अमेरिका ने क्या कि इमीडिएटली ट्रंप पर 10% सैंक्शन सब पे लगा दी, जो ब्रिक्स का मेंबर है उस पर सैंक्शन लगा दिया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने काफी सोवरेंटी जाहिर की है इस सम्मेलन में, और क्लाइमेट के ऊपर फाइनेंस, जलवायु परिवर्तन। चलिए डॉक्टर साहब अभी आ जाओ आप। बड़ा इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारा जो इंडो पाक रिलेशन है, देखिए बड़ा बैलेंस करने के। चाइना को मैं और बताऊं, चाइना का इस वक्त क्या रोल है? चाइना इस वक्त पूरी अपनी ताइवान के एरिया में, इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कंटिन्यू की है। जो उनकी पीपल लिबरेशन ऑफ पार्टी आर्मी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र का ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है, मैरीटाइम में। तो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, भाई मैं आजाद पंछी हूँ, मेरा अपना वो राज्य है। और ऑफिशियली चाइना ने अपनी जो ट्रेड पॉलिसी ओपन कर दी है, जो चाहे चाइना के साथ व्यापार कर ले, बिल्कुल बड़े लेस प्रॉफिट के ऊपर। और चाइना एक सुपर पावर बन के आ रहा है। उसका चाइना के 2003 की फॉरेन पॉलिसी थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। और क्या कर रहा है कि अफ्रीका में ये राइस, आपकी चावल की बात हुई, चाय, राइस के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर ये व्यापार कर रहा है। और क्योंकि अमेरिका की जो चाइना कर रहा है, लेकिन अमेरिका की क्योंकि वहां पर स्टेक खत्म हो चुकी है अफ्रीका में, तो अब ये नया एक उभर के आ रहा है ट्रेड। अब इंडिया क्या आपने कहा जो ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली कर रहा है, चाहे आप मिलिट्री डोमिनेंस कह दो, मैरीटाइम जो आपने कहा एक्सपेंशन कर रहा है। मुझे इंडिया को इस वर्ल्ड सिनेरियो में चाइना के साथ कैसे रिलेशन रखने चाहिए, ये बताइए सर। देखिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स भी चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन बड़े अच्छे होने चाहिए। स्टार्ट करूंगा तिब्बत से। तो तिब्बत में एससीओ जो हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी एक मेंबर है। बिल्कुल, इंडिया का एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले ही पहली बार ऐसा हुआ है इंडो पाक वार के बाद कि चाइना ने ओपनली पहलगाम को कंडेम किया है, ओपनली कंडेम किया। और चाइना के, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की दूरियां तभी स्टार्ट हो गई थी जब आसिम मुनीर ने वहां पर लंच किया था उसके साथ,
और ओपनली ईरान नोबेल प्राइज हाँ, की बात की नोबेल प्राइज की बात की थी और ईरान वॉर में अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट किया था। बिल्कुल। तब से रशिया और चाइना जो है इथिकल भी नहीं है, एथिकल भी नहीं, क्योंकि एक टाइप में आपने कहता इस्लामिक है कंट्री जैसे है। तुर्की कहता है कि मैं वो ओस्मानिया जो एक टाइम पे अंपायर था उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और पाकिस्तान भी आपको कहता है कि इस्लामिक कंट्री है, और पाकिस्तान बना भी इसलिए था। तो अगर इसके इजराइल को सपोर्ट करेगा, जहां यूएस को सपोर्ट करो, नोबेल प्राइज की बात कर रहा था, करेगा, तो आप क्या समझते हो कि ये जो अभी जो आपने बात की इसको आप एक और जो चाइना, अभी हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। आप बताइए जो अफगानिस्तान का है और ईरान अफगानिस्तान क्योंकि वार्डेड है, हमारा पीओके जो गिलगित बल्तिस्तान भी है, सी पैक भी है चाइना का, चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान, सर ये एक समझो आप इसको चलो आप जियो पॉलिटिक्स कह दो, आप इस साइड पे चले जाओ, अभी आप सेंट्रल एशिया का, उसमें क्या देखते हो, क्या जो अफगानिस्तान में ये पाकिस्तान का क्या है और पाकिस्तान अंदर से क्या है, और जो इसके टैरिफ टीआरएफ जो एक अजहर मसूद का ही एक वहीं का ही आईएसआई का ही प्रोडक्ट है, जो स्पेसिफिक उन्होंने धर्म पूछ के, और जब आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दी थी कि हिंदू एक अलग कौम है, रेडिकलाइजेशन की कोशिश की थी इस्लाम को, तो उसका वो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ। आप क्या देखते हो, और अब यूएस ने टीआरएफ को इंटरनेशनल जो ये सारा देखते हुए, और इसमें अफगानिस्तान को, आप ईरान को और चाइना को, क्या सिनेरियो बन रहा है जी? सर देखिए, ईरान की मैं बात करूंगा, अफगानिस्तान की बात करूंगा। अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को सबसे पहले कुछ दिन पहले रशिया ने रिकॉग्नाइज किया, वही उसी पे हमने पहले बात की, रशिया ने रिकॉग्नाइज किया, और आने वाले वक्त में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंडिया भी रिकॉग्नाइज करेगा और चाइना भी रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि इनके सारे के अपने इंटरेस्ट है। चाइना का वहां मिनरल्स लेने हैं, चाइना जैसे आपने बात, बिल्कुल चाइना की नजर अफगानिस्तान के जो मिनरल्स हैं, बीआरआई भी है उनका, तो उनका ऑलरेडी सीपैक चल रहा है, ऑलरेडी उनका सीपैक भी बीआरआई है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव उनका काफी डेवलप कर रहा है, उसको बिल्कुल कर रहा है, मक्खा कॉरिडोर में जो है। तो ऑलरेडी रशिया चाइना इंडिया के सारों हर एक का इंटरेस्ट कहाँ है? अफगानिस्तान। और इनडायरेक्टली नुकसान किसको? पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया को अब मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में इंडिया और पाकिस्तान को कोई जंग होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टूटने के कगार पे है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान ने जो इस वॉर में इजराइल की मदद की और जो अमेरिका की मदद की, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, ईरान भी किसी भी टाइम पाकिस्तान के ऊपर कभी भी कोई भी नुकसान, क्या कुछ भी इन्फिल्ट्रेशन कर सकते, कोई भी अटैक कर सकता है। बलूचिस्तान है उसका, जो ऊपर से बलूचिस्तान जो की जो मूवमेंट चल रही है, जो दुरंत लाइन पे अफगानिस्तान के साथ टकराव चल रहा है, बिल्कुल बलूचिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान घिरा हुआ है, अफगानिस्तान की तरफ से घिरा हुआ है, तालिबान की तरफ से, और इंडिया को ज्यादा प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। और अब इंडिया की तरफ पाकिस्तान का फोकस कम हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है। वहां पर जीडीपी इतनी कम हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग दुखी हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पीक के ऊपर हैं। तो मुझे नहीं लगता इस वक्त पूरे भी वर्ल्ड में कहीं पाकिस्तान की कई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहीं चर्चा भी हो, चर्चा होने भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं रही है, ना हो रही है। और पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से अलग, और खासकर टीआरएफ पे जो बैन लगा, जो आईएसआई का क्रिएटिव है, जैसे जो आपका जो अजहर मसूद की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया इंटरनेशनल लेवल पे जी, इनको, और मैं एक और करूंगा, जो अफगानिस्तान है जो आपने देखा होगा, वो मतलब प्योरली और ट्रूली कंसंट्रेट कर रहा है अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया में उसका बड़ा योगदान है तब भी, क्योंकि उसका सारा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट, जैसे पिछले बार हमने बात की थी, वहां की पार्लियामेंट है, डैम्स हैं। एक डॉक्टर साहब और बात करूं, उनको अभी ईरान से जो आप रिफ्यूजी कह लो, जो डिस्प्लेस हुए थे, जब वहां पे सिविल वार थी, तो काफी 35 साल से चल रहे, तो 3 जनरेशन है, और 50 लाख जो लोग हैं जो इस वक्त ईरान में हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं। वैसे जैसे पाकिस्तान जो दुरंत लाइन के इस और लोग हैं जहां आगे हैं शरणार्थी, उनको वापस भेज रहा है। तो जब तक मुझे लगता है तालिबान अपनी इकॉनमी को नहीं करेगा,
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रिवाइव करेगा और अपने अंदर जो भी उसका है, जो भी एक कहते हैं ना, पीस लाने के लिए, पीस होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मुझे लगता है इतने लोग आ रहे हैं, उनको काम देना है। तो जो, और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जो है ये इस वक्त एक आप कह सकते हो, ये एक वहाँ पे एक कह सकते हो कि आप पीस होगी, और उसमें चाइना, जो ईरान और इंडिया की एक, तीनों की इकट्ठी रहने चाहिए। और क्योंकि अगर ये एक इनका जॉइंट वेंचर वहाँ पे हो, और ताकि सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए भी अफगानिस्तान एक बफर स्टेट है, और जो दुरंद लाइन और जो बगाम वार है इसके, और चाइना ने शुरू कर दिया, इंडिया का भी है, और ईरान भी मुझे लगता है जो शरणार्थी जो वापस जा रहे हैं, इनको काफ़ी टाइम उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा और एक्सपेंड करें तो फिर। हाँ जैसा देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि जो इस वक्त पूरा फोकस है कि ये हमारी जरूरत है, इंडिया की जरूरत है, इंडिया की बहुत जरूरत है कि इंडिया और चाइना इन दोनों की 40% है दुनिया की आबादी। इंडिया और चाइना की आबादी, दुनिया की 40% आबादी इस दो मुल्क में रहते हैं जो है। तो हमें चाइना के साथ बहुत अच्छे प्रगाढ़ रिश्ते रखने ही पड़ेंगे। उसका रीजन है तभी हम लोग ये जो है डी डॉलराइजेशन कर पाएंगे, तभी हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस साउथ एशिया पे कर पाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में कर पाएंगे, और तभी हम लोग इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। क्योंकि आज तक जब भी बात चली इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने को, चाइना वीटो कर देता था हर बार। तो मुझे लगता है अगर चाइना के साथ हमारे संबंध मजबूत होते हैं, तो अगर इंडिया परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का बन जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बताओ 5 मेंबर हैं इस वक्त, अगर इंडिया 6th मेंबर बन जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसलिए हमें चाइना के साथ एक संबंध रखने हैं, और चाइना भी इच्छुक है, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि अमेरिका का दबदबा इस एरिया पे रहे, यूनिपोलर रहे। और इसलिए जो इस एरिया पे चाइना और रशिया के संबंध पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा प्रगाढ़ बढ़े हैं, और इंडिया के ऑलरेडी अच्छे रिश्ते हैं रशिया की। जैसा मैं आप रशिया की ही बात करूंगा, इंडिया रशिया के रिलेशंस की बात करूंगा, तो चाइना ने क्या किया कि तिब्बत के ऊपर, तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम बना दिया, ये दिखाने के लिए भाई हम अभी सुपर, आप तिब्बत को आजाद नहीं करवा सकते। अब मैं बात करूंगा इंडिया का इस स्टांस क्या है वर्ल्ड सिनेरियो में। पिछले कुछ दिनों में जब से यूएस सैंक्शंस लगी थी, तो रशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तेल इंडिया है। तो इंडिया को सैंक्शन से कोई नुकसान नहीं हुआ। हम लोगों का 35 to 40% इंपोर्ट है सिर्फ तेल का है, तो वो सिर्फ रशिया से हम ले रहे हैं, और रशिया बड़ा खुश है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पहले 6 महीने में हमने $680 बिलियन ट्रेड किया है रशिया के साथ। ट्रेड किस चीज का किया है? फर्टिलाइजर्स का ट्रेड किया है, मिनरल्स का ट्रेड किया, और ऑयल का ट्रेड किया, हम आदान प्रदान किया हमने उसके साथ, रशिया के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया एक किस्म का डोमेस्टिक मतलब बैलेंसिंग एक्ट है दुनिया में। नाटो ने जो धमकी दी है इंडिया को, तो इंडिया को मुझे नहीं लगता नाटो की धमकी से इंडिया को कुछ होने वाला, क्योंकि इंडिया के जो रिश्ते अब रशिया को चाइना के साथ बन रहे हैं, उसलिए सैंक्शंस के हमें कोई असर होने वाला नहीं है। एक और मैं बात करूं, इसका मतलब है कि ब्रिक्स जो है वो स्ट्रांग करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ब्रिक्स तो ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है। आप मतलब ब्रिक्स को और स्ट्रांग करने पड़े, खासकर इनका जो बैंक है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना जी, और जो एक दो किस्म के, एक डेवलप्ड कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, जो ब्रिक्स में भी होंगी। तो उनको कहना ये है कि ये जो इक्वलिटी बेस पे है, वहां पर भी बात होती है कि जो ब्रिक्स का जो कंट्रीज हैं इन्वॉल्वमेंट, जो भी इनका ट्रेड होगा फ्री होगा, जो आपने कहा डॉलर को पैलर करना है, लोकल जो भी अपनी करेंसीज हैं दूसरी, उसमें रुपयों में होगा, जुएन में होगा, दूसरा तीसरा जो भी बात है। तो ये आप ऐसा तब कर सकते हो जब ब्रिक्स पावरफुल, सब ब्रिक्स ऑलरेडी पावरफुल होने की कगार पे है। एक हमारा एक मुहावरा है, चढ़ते को सलाम। तो अब लोग अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ब्रिक्स में। क्यों जोड़ना चाहते हैं? श्रोताओं, आपको बताऊं, इंडिया ने 2025 में जनवरी से लेकर जून तक आप कैसी अचीवमेंट्स कर डाली हैं, जिसकी वजह से रशिया, चाइना सब इंडिया के साथ आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, 2-3 महीने पुरानी बात है, जहां पर ये नाटो का समिट था, उसके बाद जब ये जो जहां हेडक्वार्टर है नाटो का ब्रसेल्स में,
वहां पर एक वोटिंग होती है सर, वोटिंग होती है फॉर द पोस्ट ऑफ IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। वोटिंग के रास्ते इंडिया को 2028 तक 3 साल के लिए उसका वो बना दिया जाता है, उसका प्रेसिडेंट। इंडिया इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। तो इंडिया को इलेक्ट कर दिया जाता है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेस का प्रेसिडेंट फॉर 3 इयर्स, और कहां पर, नेटो के हेडक्वार्टर में, और थ्रू सीक्रेट वोटिंग। तो इंडिया, आप कहते हो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसका मतलब वोट किसने डाले इंडिया में? जो यूरोपियन कंट्रीज है वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, साथ इंटरेस्टेड है। हाँ, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट था, तो पता ही नहीं चला, इंडिया इट इज सरप्राइज। और 3 साल के 2028 में तो वर्ल्ड का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इस इंस्टीट्यूट से रन होता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस। मतलब हमारा एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। और दूसरी बड़ी अचीवमेंट है श्रोता, आपको बताओ, जैसे आपने पता पिछले 1 महीने में हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी जो विजिट हुआ ऐसे मुल्क जहां पर कभी किसी ने कोई गया ही नहीं, जैसे घाना, साइप्रस, ट्रिनिडाद टोबैगो। इन 3 कंट्रीज ने उन कंट्रीज के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो था, अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया। मतलब ये है कि ये कंट्रीज भी इंडिया के एलाइज ग्रुप में आ चुके हैं, जो जहां जहां इंडिया ने दौरा किया। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारी लंबी छलांग लगी है। जो ग्रुप कैप्टन शुभम शुक्ला थे, 18 दिन के मिशन पे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। उसके बाद वहां पर उन्होंने 7 किस्म के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। जो वो एक्सपेरिमेंट्स किए आने वाले हमारे गगनयान प्रोजेक्ट में वो हमें काम आएंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स हमें काम आने वाले बोला आपके आगे इंटरनेशनल। और दूसरा, आप कम्युनिकेशन सेट पे इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है। क्वांटम कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू इंडिया ने अचीव किया है थ्रू इंडिया IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, और DRDO ने ये क्या किया है सर, 1 किलोमीटर के अंदर इन्होंने वर्ल्ड को बताया कि हमारी साइबर सिक्योरिटी का जो सिस्टम है दैट इज फुल प्रूफ, दे हैव प्रूव्ड इट। और उस अब इंडिया से काफी कंट्रीज वो लीडर बन चुका है साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री नेटवर्क में, कैसे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करें। सो ये था DRDO और IIT दिल्ली का नेटवर्क था। और एक सबसे बड़ी बात है, UPI की बात करूं, UPI का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है UPI। और UPI का से हम काफी कंट्रियों ने हमसे सीखा है। फ्रांस हमें गुजारिश कर रहा है कि बताइए कैसे आपने UPI डेवलप किया, और यूरोपियन कंट्रीज हमें UPI सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम है, इसके ऊपर इंडिया, जिसको कहते हैं शान इंडिया हमारा है, चलो इंडिया, तो इस इंडिया के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है। और इस साल पहले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जून इंडिया ने 47% एक्सपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। और किन किन कंट्रीज को किया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का? अमेरिका को, चाइना को, UAE को। ये जो वो कंट्रीज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट है। मतलब इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इन कंट्रीज में था जो ऑलरेडी खुद अपने आप को बड़े इलेक्ट्रॉनिक के गुरु मानते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया का कुछ हुआ, और यूनेस्को में इंडिया के ऑलरेडी 43 हेरिटेज साइट्स है, एक 44th अभी रिसेंटली एडवांस हुई है। मराठा जो था, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, तो मराठा अंपायर को दर्शाते हुए उसको भी यूनेस्को ने एक हेरिटेज साइट बना लिया। तो मैं कहूंगा कि अभी तक पिछले 6 महीने में जो इंडिया ने तरक्की की है इंटरनेशनल सीन पे, तो ब्रिक्स का मेंबर होने के नाते वर्ल्ड ऑर्डर जो है रशिया, चाइना, इंडिया के क्लोज आ चुका है। तो जैसा मेरा ये कहना था कि इंडिया अब बड़ा ग्रोथ हो रहा है। इंडिया का, जैसे पिछले हमने प्रोग्राम में बताया कि वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोथ इंडिया की GDP है, मोर देन 6.5 है। तो ये कुछ एक और डॉक्टर साहब अभी बात थी, जो हमारा डेलीगेशन किया था, जो संदूर जो ऑपरेशन हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बाद हमने एक वर्ल्ड जो एक अपनी बात कहने की, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक डेलीगेशन था, जो पार्लियामेंटेरियन थे हमारे वहाँ गए थे, जो हमारे जो जो पहलगाम का इंसिडेंट था, उसके बाद वहाँ पे ये दिखाने के लिए पाकिस्तान की क्या एक्टिविटी रही है। जो शशि थरूर जो पार्लियामेंट्री और थे, काफ़ी लोग थे, तो जो और ये ऑल पार्टी था, ये उनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ, उनका क्या वहाँ पे जो उन्होंने बातचीत की डिफरेंट जो भी कंट्रीज के हेड थे, जहाँ वहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स को, जो वर्ल्ड नेशनल अफेयर्स को टच करते थे, उसका क्या इफेक्ट, क्या फायदा हुआ इंडिया को। ये जियो पॉलिटिक्स का मामला है। देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही आज हमारे को काफी कंट्रीज अप्रोच कर रहे हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी, और जब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया ने तकरीबन
हर कंट्रीज में डिफरेंट डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन, ऑल पार्टी, शशि थरूर को भेजा, कम्युनिस्ट पार्टी को भेजा, ओवैस सिद्दीकी को भेजा, ओवैस सिद्दीकी को भेजा, और ये लोग, ये हमारे मैसेंजर रहे हैं उन कंट्रीज में। और बाकी कंट्रीज ने भी देखा कि जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी मैसेंजर बन के आ रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया का जो अप्रोच था इस इंडो पाक वार में, और पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है, और इसी चलते ये अब ये रिसेंट डेवलपमेंट जैसे हमने बताया कि अब चाइना को भी कंडेम करना पड़ा पहलगाम मसकर, और जो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी कामयाबी। इसको जोड़ूं जो आपने कहा ना जी, ये तो कंडेम तो सभी कंट्रीज ने किया है, और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो टीआरएफ, जो इसको यूएस ने इंटरनेशनल बैन किया और वहां पे ये बताया और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया वर्ल्ड लेवल पे। दूसरा तीसरा, चाहे ये कश्मीर का कितना मुद्दे, और कश्मीर में जो आज सिचुएशन, मैं अभी कश्मीर में, क्योंकि ये राग आलपाता है ना, ये कश्मीर की ही बात करता है, चाहे यूएन में है या कहीं भी है, किसी भी वर्ल्ड इंटरनेशनल फोरम में है। तो आज हमारा कश्मीर देख लीजिए, जहाँ पीओके में देख लीजिए, डेवलपमेंट देख लीजिए, आज हमने ट्रेन वहां पे पहुंचा दी उसको, और वहां पे सारा जोड़ दिया। जो वहां पे आप देखिए, हमारा गुलमर्ग में 5 स्टार होटल है, दूसरे हैं, जो टूरिज्म का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास जो रिलीजियस टूरिज्म है, इन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी, टकराव करने के हिंदू डर जाएंगे और दोबारा वहां पे नहीं जाएंगे पहलगाम पर। बच्चों क्या था कि पहलगाम की जो अमरनाथ की यात्रा है पहलगाम से होते हुए जाती है, तो वो रोकेंगे, या बालटाल से जाती है कश्मीर में 3.5 लाख मुझे लगता है ये विजिट हो चुके हैं लोग इस यात्रा में, और कोई इंसिडेंट, कोई किसी की हिम्मत नहीं है उसको डिस्टर्ब करने की। और आगे ये मुझे लगता है यात्रा 6.5 लाख के इर्द गिर्द जाएगी, और हमारा सीनिक ब्यूटी दोबारा रिवाइव हो गया। जो पहलगाम का, गुलमर्ग का वहां पे जो था, जो रिलीजियस था, हमारे पास एडवेंचर टूरिज्म भी है, तो ये जो बॉर्डर टूरिज्म भी है, बहुत किस्म के टूरिज्म है। तो ये आप ये बताइए हमें कि ये जो इनका जो मैंने डेलीगेशन की बात की, एक काफी इफेक्टिव रहा, और हमें तो मेन कंसर्न जो है ना हमारा, जो ये रोज टकराव में होता है, और जो ये अपनी डेमोक्रेसी को अभी जो वहां पे सिचुएशन बनी हुई है, फिर वही डोमिनेंस है आर्मी और आईएसआई। हर जो वहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ जो आर्मी है, और आर्मी इनकी सारा बिजनेस करती है। ये आप देखते हैं क्या, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते कहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है, और अभी अनऑफिशियली बहुत कुछ हो चुका, हम यहाँ बता नहीं सकते कि वो काफी सीनियर लीडरों को मार दिया गया है, जिनकी हम ऑफिशियली नहीं बताना चाहते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी खबर अब बाहर नहीं आ रही है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। तहरीक पाकिस्तान जो है, जो इमरान खान की पार्टी है, तो बहुत बड़ी खबर भी है, कुछ पता नहीं है, मैं अभी क्लियर कट पता नहीं है कि इमरान खान कहाँ पे। एक ही क्वेश्चन है, होप है आगे कि ये जो ट्रेन हमारी गई, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है ना ट्रेन लिंक, जिससे काफी ट्रांसपोर्टेशन है, जो पैसेंजर्स हैं, गुड्स हैं, और ये हमने पहुंचा दी है बारामूला तक, हमने मुजफ्फराबाद का पहुंचानी है। ये मेरा क्वेश्चन है, और इसी से हम एंड करेंगे। आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हुए एंड ये करेंगे कि जो ट्रेन है इस वक्त मुजफ्फराबाद ट्रेन तो ऑलरेडी बारामूला तक पहुंची हुई है, श्रीनगर तक पहुंच गई है। तो जैसे आपने कहा मुजफ्फराबाद तक कब पहुंचानी है, लेकिन उससे पहले जब सब एक्सप्रेस वे हाईवे जो दिल्ली से हमें 6-7 घंटे में श्रीनगर पहुंचाएगा, वो भी 1-2 साल में बनने के हो जाएगा। तो जो नया आप फिर मुजफ्फराबाद में रोड भी ले चलेंगे, एक्सप्रेस वे हाईवे ट्रेन है, तो मुझे लगता नहीं इंडिया को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। खुद हालात ही मुझे लगता है ऐसे पैदा हो जाएंगे अगले कुछ सालों में कि आपकी बात सच हो जाएगी, और ये ट्रेन है मुजफ्फराबाद तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि हालात ही ऐसे पैदा हो चुके हैं कि ऐसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, टाइम पे होता जीटी रोड जो है, हम वाया कश्मीर रिवाइव करेंगे, जो एक टाइम पे अफगानिस्तान तक जाता था, कहां से, जो आज का बांग्लादेश है, होता था।
तो वहां तो ये ट्रेन या देखिए जो जैसा एक्सप्रेस भी जो ऐड आपने किया आपने, ग्रैंड ट्रंक रोड की बात की, श्रोताओं को बताऊं कि शेर शाह सूरी ने 1317 ईस्वी में उससे 1300 पहले के भी उससे चलता था पहले भी ये। जीटी रोड को उसने नई दिशा दी थी। हाँ, और तब से जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत बड़ा, अब तो 6 लेन बनने पे शुरू हो गया, ऑलमोस्ट हर जगह 6 लेन बन चुका है। आप कहते हो कि तो बारामूला से इसको लेना है। मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड विद द होप कि आने वाले वक्त में जो ट्रेन है मुजफ्फराबाद भी पहुंचे, पहुंचेगी, एक्सप्रेस वे हाईवे भी मुजफ्फराबाद पहुंचेगा, पहुंचेगा। बट इंडियन डोमिनेंस होगी। और अभी जो बड़ी डिमांड चल रही है स्टेटहुड के लिए जम्मू कश्मीर में, उसके हाँ, ऊपर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोगों ने तो वादा हम तो पूरा करेंगे ही है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मैं बताऊं, ठीक है, हम जम्मू वाले बात करते हैं। जैसे एक टाइम पे उन्होंने कहा ड्यूटी दे दो हमें, किसने? यूनियन टेरिटरी मांगी लद्दाख थी, में, लद्दाख लद्दाख में। में, जी जी। आज वो इस यूनियन टेरिटरी का जो वर्किंग है या उनका सिस्टम है, उनको पता नहीं। हमें पता चल चुका है कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, स्टेटहुड की डिमांड है। लेकिन हम ये चाहते हैं, आज आप पढ़ो हमारे जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि जो लोकल जो है ना, मिलिटेंट जो एक टाइम पे मिलिटेंट ग्रुप थे, जब मिलिटेंट बच्चे जो होते थे, समझो आपके रिक्रूट होते थे, वो बंद हो गया है। और इंटरनल है, मिलिटेंसी खत्म है, एक्सटर्नल जो भी हैं उनको हम कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल पीस, जहाँ एक विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है इंडिया पे कश्मीरी लोग नहीं करेंगे और एक खुद सामने आएंगे, जैसे ये जो पहलगाम का, बेसन घाटी का वो कांड हुआ था, जो मर्डरस अटैक हुए थे, उस पे आया था, बाहर आए थे, ऐसा ही एक इनको ओपनली इंडिया को, या इंडिया का जो सिस्टम है उसको मानना पड़ेगा, और ये इधर उधर की बातें नहीं करने पड़ेगी, और ये तब स्टेटहुड मिलेगी। और स्टेटहुड का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि जम्मू का इंटरेस्ट, और जम्मू और कश्मीर कभी अलग नहीं होगा, एक ही स्टेट बनेगी। चाहे लद्दाख का कुछ अलग मसला है, क्योंकि लद्दाख का जो सीधा दिल्ली से है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसलिए उनका अलग है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये इकट्ठा ही रहेगा और इसको स्टेट होल्ड रिवाइव होगी। लेकिन जिम्मेवारी हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम है, आज तो मेन स्ट्रीम हम किसको कहेंगे? हुर्रियत वालों को भी कहेंगे, जमात इस्लामी को, क्योंकि दे हैव फॉर द इलेक्शन पीछे। तो इन लोगों को एक लोगों में एक माहौल बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल। दूसरा है कि इंडियन जो अब पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर, और एक इंटेग्रेट करो। और पाकिस्तान का आपने हाल देख लिया है, ये एजुकेट करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर एजुकेट और पीस हो जाएगी तो फिर मुझे नहीं लगता, और कश्मीरी पंडित जो हमारे हिंदू हैं ये वापस चले जाएंगे, तो स्टेटहुड की कोई बात ही नहीं है। स्टेटहुड तो राइट है, हक है हमारा। तो जज साहब, कानूनी चर्चा का ये अंक खत्म करने से पहले क्लोजिंग कमेंट्स में अपने देना चाहूंगा कि हमने ये चर्चा खास भी है, आज हमने जो चर्चा खास स्टार्ट की थी कि प्रेजेंट वर्ल्ड सिनेरियो, तो हमने स्टार्ट किया था यूएसए टू यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल इजराइल हमास वॉर, मिडल ईस्ट सिचुएशन, हमने ड्रूज रिलीजन के बारे में बात की, इनहैबिटेंट्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एज ए सुपर पावर, और हमने जो ब्रिक्स की बात की, कि डी डॉलराइजेशन की बात की, फिर हमने नेटो अलाइज की बात की, और उसके बाद फिर हमने बताया कि कैसे अफगानिस्तान और का रोल रहा है, तालिबान को रशिया ने वो जो किया है, रिकॉग्नाइज किया है, हम जियोपॉलिटिकली इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद फिर हमने इंडिया ने पिछले 6 महीने में क्या तरक्कियां की वो आपको बताई, और हमने फिर अपना आज की चर्चा हमने क्लोज की इसी उम्मीद के साथ कि जो ट्रेन और इंडियन जो एक्सप्रेस हाईवे है वो हम मुजफ्फराबाद तक पहुंचाएंगे, उसके ऊपर हमने अपनी फिंगर्स क्रॉस रखी हैं। तो उम्मीद है कि और स्टेटहुड की भी बात हुई है। लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा हालात बनाइए, हालात ऐसे बन रहे हैं कि इंडिया
एक सुपर पावर उभर के आ रहा है, चाइना एक सुपर पावर उभर के आ रहा है, और इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और चाइना टुगेदर एक सुपर पावर बन के आ रहे हैं। और पाकिस्तान की हालत बहुत पतली हो चुकी है, और आई फील की स्ट्रेटेजिकली इंडिया अब काफी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है इंटरनेशनल। तो मुझे लगता है ये काफी है। तो आप डॉक्टर साहब आपने काफी कंक्लूड किया और सब क्या बातें बता दी। तो इसी होप से है कि एक तो हम ये कहेंगे कि इंडिया की डोमिनेंस है पॉलिटिकल, एक और जो हमारा कश्मीर में है पीस आए, ये एक विश्वास बढ़े कश्मीरी लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, और स्टेट हुड हमें जल्दी मिले। और जो आपने बात की है इसको मैंने ही स्टार्ट किया है कि बारामूला को एक्सटेंड किया, मुजफ्फराबाद में एक्सप्रेस बात भी हुई और ट्रेन की भी हुई। तो देखते हैं क्या होता है, इसी होप इसी हिसाब से। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।